वेलकम टू अल्फा एकेडमी। और आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम जॉन कीट्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने वाले हैं और हम 200 से भी ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। ये सारे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और सेकंड चीज़, इससे पहले हमने विलियम वर्ड्सवर्थ के 300 से भी ज़्यादा MCQs कवर किए थे, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। हम लगातार इस चैनल पर सारे राइटर्स जो हैं उनकी बायोग्राफी, इंपॉर्टेंट वर्क और MCQs कवर कर रहे हैं, तो आप एक बार चैनल पे PGT वाली प्लेलिस्ट से गो थ्रू होइए और उसमें देखिए कि हमने अभी तक क्या क्या करा दिया है। सेकंड चीज़, मैं बहुत ही कम छोटी छोटी वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है अगर मैं 10 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें बहुत सारी चीज़ें छोड़ दे रहा हूँ। हर एक माइन्यूट डिटेल मेरी वीडियो में आपको मिलेगी और आप ये नहीं कह सकते कि सर आपने ये या ये वाला पॉइंट छोड़ दिया है। सेकंड चीज़, हमने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है और उस पर मैं जो भी मैं पढ़ाता हूँ, जैसे ये आज मैं क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ तो इसकी PDF मैं उस टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। जो भी मैं पढ़ाता हूँ, जो भी कंटेंट पढ़ाता हूँ, उसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूँ ताकि आपको लिखना ना पड़े और आपका टाइम सेव हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, Keats might have become a critic as he might have become almost anything good, but I do not think he was one. Whose comment is this? तो ये किसका कमेंट था? तो ये कमेंट था प्रोफेसर सैंड्सबरी का। सेकंड क्वेश्चन इज, ओ फॉर अ लाइफ ऑफ सेंसेशन रादर देन ऑफ थॉट्स। ये किसने कहा था? ये कीट्स ने कहा था। पोइट्री शुड सरप्राइज बाई अ फाइन एक्सिस एंड इफ पोइट्री शुड कम नॉट एज नेचुरली एज द लीव्स टू अ ट्री इट हैड बेटर नॉट कम एट ऑल। ये देखिए, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है और ये कीट्स ने कहा है। कीट्स ने कहा है कि पोइट्री अगर उतना नेचुरली हमारे अंदर नहीं आती जैसे कि एक पत्तियां पेड़ों को आती हैं, तो पोइट्री बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। उनका कहना है पोइट्री को लाने में कोई किसी भी तरह की जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा कीट्स ने कहा था, आपको ध्यान रखना है। अगला है, कीट्स बिलीव्स इन फाइन एक्सेस इन पोइट्री एंड एडवाइजेज द अदर पोएट इन अ लेटर। तो कीट्स एडवाइस करते हैं, एक पोएट होता है एक लेटर में, यू आई एम श्योर विल फॉरगिव मी फॉर सिंसियरली रिमार्किंग दैट यू माइट कर्व योर मैग्नानिमिटी एंड बी मोर ऑफ एन आर्टिस्ट एंड लोड एवरी रिफ्ट ऑफ योर सब्जेक्ट विद ओर। तो ये कीट्स किसको एडवाइस कर रहे हैं? तो ये कर रहे हैं सैली को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5, वी हेट पोइट्री डेट हैज अ पैल्पेबल डिजाइन अपॉन अस, ही वोट दिस रिमार्क इन अ लेटर। किसको लिखा था? ये लिखा था जॉन हैमिल्टन को, कीट्स ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एडमायर मी आई एम अ वायलेट, डोट अपॉन मी आई एम अ प्रिमरोज। ये कीट्स ने कहा था, बहुत ही अच्छी लाइन है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 7, in his letter of December 21, 1817 to his brothers George and Thomas Keats has used a term named। तो उन्होंने अपने ब्रदर जॉर्ज और थॉमस को एड्रेस करते हुए एक टर्म का यूज़ किया था जिसका नाम है नेगेटिव कैपेबिलिटी। बहुत ही फेमस टर्म है और बार बार ये एग्जाम्स में पूछा जाता रहा है। ठीक है, तो अभी इस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और आपको ध्यान रखना है, अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये ज़्यादातर उनके लेटर से उठा के जो उन्होंने अलग अलग लोगों को एड्रेस किए थे वहाँ से ये क्वेश्चन है। उसके बाद इनके वर्क से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दिस इज द क्वालिटी डेट अ मैन पजेज वैन ही इज कैपेबल ऑफ बीइंग इन अनसर्टेनिटीज, मिस्ट्रीज, डाउट्स विदाउट एनी इरिटेबल रीचिंग आफ्टर फैक्ट एंड विजन। व्हाट इज द टर्म ऑफ दिस क्वालिटी? ये भी जो एक्सप्लेन किया है, ये किसको बोलते हैं? नेगेटिव कैपेबिलिटी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। और इन्होंने ये भी कहा था कि ये जो क्वालिटी है नेगेटिव कैपेबिलिटी, ये शेक्सपियर में अबंडेंस में थी और इसके लिए इन्होंने शेक्सपियर को बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट भी किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए जॉन कीट्स ने किस राइटर के लिए नेगेटिव कैपेबिलिटी क्वालिटी का होना बहुत ज़्यादा बताया था, तो आप ऑप्शन में टिक करेंगे शेक्सपियर। ओके। 9th है, कीट इज इंचेंटिंगली एंड अबंडेंटली सेंसुअस। ये किसने कहा था? ये कहा था मैथ्यू एर्नोल्ड ने, कीट्स के बारे में कहा था। 10th है, आई कैन नॉट सी वॉट फ्लावर्स आर एट माई फीट, दिस लाइन्स अपीयर्स इन ओड टू अ नाइटिंगेल। ये ध्यान रखना है आपको, आई कैन नॉट सी वॉट फ्लावर्स आर एट माई फीट, ये लाइन कहाँ पे आती है? ओड टू अ नाइटिंगेल में। ठीक है, वो एक प्लम ट्री के नीचे बैठे हुए थे और वो एक नाइटिंगेल का सॉन्ग सुनते हैं, उससे इंस्पिरेशन लेते हैं और तभी ये पोएम जो है वो कंपोज करते हैं। 11th है, प्लोड अपॉन माई फेयर लव्स वाइपनिंग ब्रेस्ट टू फील फॉर एवर इट्स सॉफ्ट फॉल, दीज लाइन्स अपीयर्स इन। तो ये कीट्स की ब्राइट स्टार, ये जो एक सोनेट थी वो किससे इंस्पायर होकर लिखी गई थी? फैनी ब्राउन से इंस्पायर होकर लिखी गई थी। और मैंने आपको बताया भी था कि वो अपने जो बीलव्ड है उसके ब्रेस्ट पे वेस्ट करना चाहते हैं, उसका राइज एंड फॉल जो है वो फील करना चाहते हैं। तो ये लाइन आ भी गई। तो ये कीट्स के ब्राइट स्टार जो सोनेट है उससे लिखी गई। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। अगला है, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दो अनहर्ड आर स्वीट। अभी मैंने आपको बताया था ये है कीट्स ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न से। ग्रेसियन अर्न के बारे में मैं और चीज़ें बता देता हूँ। ये टॉम हॉलैंड का एक अर्न था, उससे इंस्पिरेशन लेकर उस पर पोएम लिखते हैं। उस पर जो ग्रीक की पास्ट लाइफ की पिक्चर्स कार्व की गई थी, तो उसमें ये लाइन अपीयर हुई थी, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला है, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ इज ब्यूटी, डेट इज ऑल। तो डेट इज ऑल यू नो ऑन अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नो। तो ये है ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, वहाँ से ये लाइन ली गई। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
14 है, एंड कैन आई एवर बिड दी जॉयज फेयरवेल, यस आई मस्ट पास दैम फॉर अ नोबलर लाइफ वेयर आई में फाइंड द एगोनीज द स्ट्राइप ऑफ ह्यूमन हार्ट्स। ऑप्शन नंबर सी, स्लीप एंड पोइट्री से ये लाइन ली गई है। 15, वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप अ लस्टर्स आइज और न्यू लव पाइन एट दैम बियॉन्ड टुमारो, ये ली गई ओड टू नाइटिंगेल से, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फॉर इट्स द एटर्नल फ्लॉ दैट फर्स्ट इन ब्यूटी शुड बी फर्स्ट इन माइट, ये हाइपरियन से ये लाइन ली गई। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और आपको ध्यान रखना है हाइपरियन जो इनका वॉल्यूम था, पोइटिक वॉल्यूम, वो अधूरा रह गया था। ये 10 पार्ट में उसको लिखने वाले थे और इसका तीसरा पार्ट जब वो लिख रहे थे तभी उनकी डेथ हो गई थी। 17 है, एड यू द फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल एज सी इज फेम टू डू डिसीव्ड एल्फ, दीज लाइन्स आर फ्रॉम ओड टू अ नाइटिंगेल, ये आपको ध्यान रखना है। कीट्स वॉज नॉट ओनली द लास्ट बट ऑल्सो द मोस्ट परफेक्ट ऑफ द रोमांटिक्स, तो ये कमेंट किसने किया था? तो ये कमेंट किया था W.J. लॉन्ग ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, डू नॉट ऑल चांस फ्लाई एट मी अ टच ऑफ कोल्ड फिलॉसफी, दीज लाइन्स आर फ्रॉम कीट्स की लामिया से ये लाइन है। आपको ध्यान रखना है एक सर्पेंट वुमेन थी, ठीक है, और एक फिलोसोफर था और गॉड हम्स थे। तो जो अपोलिनियस जो फिलोसफर था उसने जो वुमेन थी सर्पेंट वुमेन उसको किस में टर्न कर दिया था? वापस सर्पेंट में टर्न कर दिया था। तो उसी से रिलेटेड ये लाइन है। 20, इन विच मैगजीन डिड द क्रिटिक्स अटैक्स कीट्स वर्क एंडीमियन, तो किस मैगजीन में एंडीमियन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया है? ब्लैकवुड मैगजीन एंड द क्वार्टरली रिव्यू। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये बहुत ही फेमस लाइन है जो मैथ्यू आर्नोल्ड ने कीट्स के बारे में कही थी। कीट्स हैड अ फ्लिंट एंड आयरन इन हिम, ये किसने कहा था? मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 22 है, सैली सेंट एन इन्विटेशन टू कीट्स टू कम टू पीसा इन ऑर्डर टू लिव विद हिम बट कीट्स डिक्लाइन द ऑफर, ठीक है। 22 का ए करेक्ट है। सैली ने इनवाइट किया था कीट्स को अपने साथ रहने के लिए इटली में, लेकिन वो किसके साथ रहे थे? अपने अंतिम दिनों में जोसेफ सेवरन के साथ। वो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, उनकी डेथ भी उन्हीं की गोद में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23, कीट्स नेवर अप्रूव्ड सैलीज रिवोल्ट अगेंस्ट सोसाइटी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। जो सैली जो थे वो एक थोड़ा सा सोशल रिवोल्यूशन में बिलीव करते थे और उन्होंने जो भी अपनी पोइट्री लिखी है वो उसी को ध्यान में रख के लिखी है। तो कीट्स को उनका जो रिवोल्ट अगेंस्ट सोसाइटी वो कभी पसंद नहीं आया, उन्होंने ना ही इसको कभी अप्रूव किया। 24, द थीम ऑफ हाइपरियन इज ओवरथ्रो ऑफ द टाइटन्स बाई द यंग सन गॉड। ऑप्शन नंबर ए अपोलो, ठीक है। तो इसके बाद 25, द इमेजिनेशन में बी लाइकेंड टू एडम्स ड्रीम ही अवोक एंड फाउंड इट ट्रू। ऑप्शन नंबर सी, ये कीट्स ने कहा था ये, ठीक है। 26, कीट्स वॉज वन ऑफ द इनहेबिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड वी नोन, ये किसने कहा था? ये कहा था सैली ने, ठीक है। सैली का ऐसा मानना था कि वो उनकी बहुत सारी इच्छाएं थी जो बिना फुलफिल हुए ही वो उनकी मौत हो गई और वो बहुत ही एक छोटी उम्र में गुजर गए। हालांकि 1 साल बाद सैली की भी मृत्यु हो गई थी एक बोट में डूबने से। 27 है, आई हैव लव्ड द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन ऑल थिंग्स, दिस इज फाउंड इन वन ऑफ कीट्स लेटर। कीट्स के लेटर में ये ऐसा लिखा मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फॉर एवर विल दाउ लव सी वी फेयर दिस अपीयर्स इन ओड ऑन अ ग्रेसियन हेवन। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। लॉरेंजो किसका लवर था? इजाबेला का लवर था, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन, अंकल वेदर तो उसका लवर था, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 30 है, वन ऑफ द वर्क्स ऑफ कीट्स इज बेस्ड ऑन बर्टन्स द एनाटॉमी ऑफ मेलनकॉली, तो कौन सा ऑप्शन सही है? लामिया जो है वो बर्टन्स द एनाटॉमी ऑफ मेलनकॉली पे बेस्ड है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 31 है, हिज हार्ट वॉज नॉट ब्रोकन बट इट वॉज स्टार्व्ड, उनका जो हार्ट है वो ब्रोकन तो नहीं था लेकिन स्टार्व था। ये किसके बारे में कहा गया है? कीट्स के बारे में। इन्हें कभी प्यार नसीब नहीं हुआ, पहले इजाबेला उसके बाद फैनी ब्राउन, दोनों इन्हें छोड़ के चले गए। 32 है, आई थिंक आई शैल बी अमंग द इंग्लिश पोएट्स आफ्टर माई डेथ, ये किसने कहा था? कीट्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो 33 है, ही इज विद शेक्सपियर, कौन? कीट्स। तो ये किसने कहा था? ये कहा था मैथ्यू आर्नोल्ड ने। किसके बारे में? कीट्स के बारे में। 34 है, सैली ट्रेवल्ड फ्रॉम हेवन टू अर्थ वाइल कीट्स फ्रॉम अर्थ टू हेवन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखो सैली जो है वो बहुत ही एक अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, बहुत ही रिच थे, उन्होंने बहुत ही मस्तीखोरी की अपनी लाइफ में। तो ऐसा कहा गया था कि वो तो हेवन से अर्थ में आए, लेकिन जो कीट्स थे वो बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड से थे, उनकी मम्मी पापा दोनों की डेथ हो गई, बहुत ही स्ट्रगल किया उन्होंने अपनी लाइफ में और उसके बाद वो फाइनली उनकी मृत्यु हो गई, तो वो कहाँ गए? अर्थ से हेवन चले गए। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 35 है, इट इज़ नो स्मॉल थिंग टू हैव सो लव द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी, ये पूरा पढ़ना आप। ये किसका कमेंट है? ये है मैथ्यू आर्नोल्ड का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 36 है, ये भी पूरा पढ़ना। तो किसी पोएट ने अपने लेटर में लिखा था, तो ये किसने लिखा है? कीट्स ने लिखा है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एक बार पढ़ना पूरा इसको, कई बार उठा के लाइन पूछ ली जाती है पेपर में।
37 है, कीट्स पोइट्री वॉज नॉट इमिटेटेड इन डीड ऑफ शेक्सपियर्स बट शेक्सपियंस। तो ये ऑप्शन नंबर डी, मैथ्यू एर्नोल्ड ने ऐसा कीट्स के बारे में कहा था, उनकी पोइट्री के बारे में। 38 है, अ पोइट इज द मोस्ट अनपोइटिकल थिंग इन एग्जिस्टेंस। इतनी बार ये लाइन पूछी जाती है ना, ही हैज़ नो आइडेंटिटी, ही इज कंटिन्यूअली इन फॉर एंड फीलिंग सम अदर बॉडी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इस लाइन का मतलब ये है कि जो पोएट है वो मोस्ट अनपोइटिकल थिंग होती है एग्जिस्टेंस में, उसकी कोई खुद की आइडेंटिटी नहीं होती, वो जो लिखता है वो उसी कैरेक्टर में ढल जाता है। ठीक है, अगर वो पेड़ों के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है तो वो पेड़ बन जाता है, किसी और लिविंग बीइंग के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है तो वो उसकी भावनाओं में बह के लिखता है, तो उसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं होती। तो ऐसा कीट्स ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 39 है, आई कैन स्कार्सली पजेस वट डिमली परसीव एंड येट आई थिंक आई परसीव इट। तो ये स्टेटमेंट जो है वो कीट्स की मेंटल स्टेट को शो करता है, और इन दिस मेंटल स्टेट ही वोट उसने क्या लिखा था, एंडिमियन लिखा था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 40 है, आई लुक अपॉन फाइन फ्रेज लाइक अ लवर। ये कीट्स ने कहा था। 41 है, होम डज कीट्स एडवाइस टू लोड एवरी रिफ्ट विद होप। ठीक है, ये क्या अभी हमने पढ़ा भी था, ये किसको एडवाइस दी थी, कीट्स ने सैली को। 42 है, अ पोएम इज अ फीवरिश अटेम्प्ट रादर देन अ डीड अकम्प्लिश्ड। ये कहा था कीट्स ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 43 है, आई थिंक पोइट्री शुड सरप्राइज अस बाय अ फाइन एक्सेस। तो ये पूरा पढ़ना है आपको। ठीक है, ये कीट्स टॉक्स ऑफ अ पोएम, और किस पोएम के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी एंडिमियन के बारे में बात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी। 44 है, हाइपरियन वॉज प्लान टू बी अ ब्लैंक वर्स एपिक इन 10 बुक्स। मैंने बताया था ना, हाइपरियन जो है वो एक ब्लैंक वर्स एपिक, जैसे पैराडाइज लॉस्ट लिखा था मिल्टन ने, उसी के बेस पे लिखना चाह रहे थे 10 किताबों में। ओनली 2 बुक एंड पार्ट ऑफ द थर्ड वर्क कंप्लीटेड। तो 2 किताबें तो खत्म हो गई थी और तीसरी लिख रहे थे। येट इट रिमेन कीट्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। द पोएम वॉज इंस्पायर्ड बाई अ बुक ऑफ मिल्टन। तो मिल्टन की एक बुक से इंस्पायर्ड थी, वो किससे इंस्पायर्ड थी, पैराडाइज लॉस्ट से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 45 है, कीट्स यूज द सोनेट फॉर्म विच वन। कौन सी सोनेट फॉर्म कीट्स ने यूज़ की है, तो इटालियन या पेट्रार्कन सोनेट कीट्स ने ज़्यादा यूज़ की है। हालांकि उन्होंने शेक्सपियरियन सोनेट भी लिखी थी एक, ठीक है, तो लिखी है 1-2, लेकिन इटालियन फॉर्म जो है वो उन्होंने ज़्यादा यूज़ की। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओ पोइजी फॉर दी आई होल्ड माई पेन डैट आई एम नॉट येट अ ग्लोरियस टेनिजन ऑफ दाई बाइड हेवन। ये जो लाइन है वो स्लीप एंड पोइट्री से ली गई है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। स्टॉप एंड कंसिडर लाइफ इज बट अ डे। ये भी लाइन जो है वो स्लीप एंड पोइट्री से ली गई है, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। Keats wrote a ballad in 1819 to conquer love and death. It was an allegorical expression of his agonized struggle. तो कौन सा ऐसा लिखा था, लव एला डिम्सेंस मर्सी। ठीक है, ये उनकी फेलियर इन लव को रिफ्लेक्ट करती है ये पोएम फैनी ब्राउन के प्रति। 49 जो है, विच पोएम वाज रिटन सून आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ब्रदर टॉम। तो ओड टू अ नाइटिंगेल, जो उनके ब्रदर की डेथ हो गई थी टॉम की, उसके जस्ट आफ्टर लिखी गई थी। उनके जो ब्रदर टॉम थे वो ट्यूबरक्लोसिस से मरे थे, उनकी मृत्यु भी ट्यूबरक्लोसिस से ही हुई थी, उनकी मदर की डेथ भी ट्यूबरक्लोसिस से हुई थी। तो एक तरह से ये इनकी फैमिली डिजीज थी। वन ऑफ कीट्स फ्रेंड्स डाइड इन हिज आर्म्स, फाइंड हिम आउट। तो ऑप्शन नंबर ए है सेवरन। वन ऑफ कीट्स फ्रेंड्स, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन है, मुझे लगा कीट्स जो है वो अपने फ्रेंड की आर्म्स में मरे थे। एक बार इसको चेक करना दोस्तों, जहाँ तक मुझे ध्यान है तो शायद कीट्स की मृत्यु जो हुई थी अपने फ्रेंड्स की लैब में हुई थी, और यहाँ पे दिखा रहा है कि उनका जो फ्रेंड है इनकी आर्म्स में मरा था। तो जो भी है फिलहाल जोसेफ सेवरन को आप ध्यान रखना। 51, विच ओड इज कंप्लीट। ऑप्शन नंबर ए जो है वो ओड टू माया। ठीक है, ये इनकम्प्लीट है। कौन सा ओड इनकम्प्लीट है, ओड टू माया। हाइपरियन भी इनकम्प्लीट है लेकिन ये ओड नहीं है। ठीक है, ब्राइट स्टार जो है वो एक कंप्लीट सोनेट है। ओड टू अ नाइटिंगेल भी एक कंप्लीट सोनेट है। विच सोनेट इज द लास्ट ऑफ कीट्स सोनेट। कौन सी इनकी आखिरी सोनेट है, तो वो ब्राइट स्टार ही है। ब्राइट स्टार को ध्यान रखना, ये इन्होंने फैनी ब्राउन से इंस्पायर होकर लिखी थी। हु कॉल्स ओड टू ऑटम परहैप्स द नियरेस्ट टू परफेक्शन। किसने गाया था, स्विनबर्न ने कहा है। ठीक है, हियर लाइज वन हुज नेम वाज रिटन इन वाटर। तो ये जो एपिटाफ है ये कीट्स का है, तो इसमें यही पूछेगा। दिस इज द एपिटाफ है एक्चुअली ये किसका है, कीट्स का है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 55, आई डिसलाइक मैनकाइंड इन जनरल एंड इफ देयर वाज अ पर्सन बॉर्न विदाउट द फैकल्टी ऑफ ओपन आई एम ही हु साइड। ये किसने कहा था, ये कीट्स ने कहा था। इट इज़ अ लॉन्ग नेगेटिव पोएम इन 4 वॉल्यूम। जैसे ही 4 वॉल्यूम का नाम आया, ग्रीक मिथ ऑफ लव ऑफ द मून गॉडेस सिंथिया, ये सब सारी चीज़ आ गई, तो मतलब एंडिमियन की बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। पूरा पढ़ना है आप एक बार क्वेश्चन। 57, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ये कहाँ से लाइन ली गई है, कीट्स की एंडिमियन से, बहुत ही फेमस लाइन है। 58, द अरब टाइटल ऑफ द पोएम इजाबेला इज पॉट ऑफ बेसिल। 1818 में लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। होता क्या है इस पोएम में, इजाबेला का लवर होता है लॉरेंजो, उसके जो मर्चेंट विदाब होते हैं उनको मैच पसंद नहीं आता है, वो उसको मार देते हैं। उसको एक फ्लावर पॉट होता है उसका सिर उसमें गाड़ देते हैं, और इजाबेला उस पॉट को क्या करती है, अपनी टीयर से वाटर करती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 59 जो है, द स्टोरी ऑफ इजाबेला इज टेकन फ्रॉम बक्सियो डेकामेरॉन से ये स्टोरी ली गई है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इट इज स्टोरी ऑफ द मर्डर ऑफ अ लेडीज लवर
ठीक है, लेडी के लवर को मार दिया जाता है, मर्डर्ड बाई द बेरर ऑफ द बिलव्ड। तो ये फिर से किसकी बात हो रही है, यहाँ पे इजाबेला की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। दिस पोयम इज इन स्पेंसेरियन स्टैंजाज, जहाँ जैसे स्पेंसेरियन स्टैंजाज का नाम है, आप द ईव ऑफ सेंट एग्नेस पे टिक मार के चले जाओ। कीट्स की अगर बात हो रही है और इसमें करेक्टर भी दिए हैं पोरफायरा और मेडलाइन। होता क्या है, ईव ऑफ सेंट एग्नेस में पोरफायरा जो होती है उसे फास्ट करती है एंड प्रे करती है ताकि उसे अपने अपसेंट लवर, ईव ऑफ सेंट एग्नेस पे वो ऐसा करती है ताकि उसे अपने अपसेंट लवर का विजन दिखाई दे सके। तो उसका जो लवर होता है वो रात में आता है, वो उसके साथ भाग जाती है। तो द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, एक क्वेश्चन और बनेगा यहाँ से, ये किस दिन होता है द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, तो 20 जनवरी। और जो फीस्ट ऑफ सेंट एग्नेस होती है वो होती है 21 ऑफ जनवरी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 62 जो है, लामिया प्रेजेंट्स द स्टोरी ऑफ अ यूथ नेम्ड लाइसियस लव ऑफ लामिया। तो लामिया जो कौन है, वो एक सरपेंट वुमेन है, मतलब वो पहले एक सांप थी, उसके बाद जो गॉड हर्मीस होते हैं वो उसको एक वुमेन, बहुत ही सुंदर वुमेन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो लासियस जो है वो उसके साथ प्यार में पड़ जाता है, लेकिन जो एक फिलोसफर होता है अपोलोनियस, वो उसको क्या करता है, उसकी वो असलियत पहचान लेता है, उसको वापस सरपेंट में कन्वर्ट कर देता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मैं आपको साथ साथ बहुत सारी डिटेल देता चल रहा हूँ, लेकिन अगर आपने मेरे वीडियो लेक्चर देखे हैं तो इस सारी डिटेल की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं सारा ही वहाँ पे बता चुका हूँ। तो आप उनको ज़रूर देखिएगा इस MCQ की वीडियो को करने से पहले। ऑल्सो द ग्रेट इज किड्स क्या है, एक उनका ड्रामा, एक प्ले है जिसको उतनी सक्सेस नहीं मिली। 64 देयर लिप्स टच नॉट बट हैड नॉट वेड एट ड्यू, ये ओटू साइक से ये लाइन ली गई है, मैंने पढ़ाई भी थी। ब्यूटी डेट मस्ट डाई एंड जॉय हुज हैंड इज एवर एट हिज लिप्स बिडिंग एट यू, ये जो लाइन है वो मेलनकॉली से ली गई है। क्या कहा गया था कि ब्यूटी जो है वो किसके साथ, अगली थिंग्स के साथ नहीं होती है, किसके साथ होती है, ब्यूटीफुल थिंग्स के साथ होती है। सी डुएल्स विद ब्यूटी, ब्यूटी डेट मस्ट डाई। ठीक है, ये लाइन बहुत ही फेमस है, ओटू मेलनकॉली से ली गई है। 56 आता है, कीट्स वॉज ए ग्रीक हु सेड, सैली ने ऐसा कहा है। तो कीट्स ने ग्रीक्स के बारे में इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन अपनी पोयम या अपने वर्क्स में दिया है, उन्होंने कुछ ऐसा पढ़ा नहीं रहा, ऐसा नहीं ग्रीक्स के बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी की हो, लेकिन उसके बाद भी इतना अच्छा उन्होंने अपनी पोइट्रीज में लिखा है कि ऐसा लगता है कि मानो वह खुद ही एक ग्रीक हो। तो सैली ने उन्हें ऐसी संज्ञा दी कि वो कीट्स जो थे वो एक ग्रीक थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। वर्ड्सवर्थ स्पिरिचुअलाइजेज एंड सैली इंटेलेक्चुअलाइजेज नेचर, कीट्स इज कंटेंट टू एक्सप्रेस हर थ्रू द सेंसेस। ठीक है, तो ये जो है ये किसने कहा था, ये कहा था कॉम्पटन विकेट ने, बहुत ही फेमस रिमार्क है, इसको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 58 जो है, लामिया इज बेस्ड ऑन, बहुत बार ये क्वेश्चन आएगा, बर्टन्स एनाटॉमी ऑफ मेलनकॉली। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 59 जो है, दाऊ वॉज नॉट बोर्न फॉर डेथ इमॉर्टल वर्ल्ड, इमॉर्टल वर्ड, ये किसके बारे में कहा था, ओ टू नाइटिंगेल, नाइटिंगेल के बारे में ये कहा था, कीट्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। बहुत बार इसमें टू द स्काईलार्क का भी ऑप्शन दे देते हैं और लोग उसमें कंफ्यूज होकर स्काईलार्क पे टिक लगा के चले जाते हैं, तो ऐसा मत करना। 17 जो है, फैनी ब्राउन वाज फर्स्ट कीट्स नेबर, शी बिकेम कीट्स बिलव्ड, कीट्स फेल इन लव विद हर बट हिज फ्रेंड्स वर अगेंस्ट द मैच, उसके जो कीट्स के जो फ्रेंड थे वो मैच के अगेंस्ट में थे और बाद में फैनी ब्राउन इन्हें छोड़ के भी चली गई थी। His father was a library stable keeper. He had a license to practice as a pharmacist but preferred to be a poet. He won the Bun Prize for translating the book of Virgil's Aeneid. This poet was कौन था, जॉन कीट्स। उनके जो पापा थे वो स्टेबल कीपर थे, फार्मासिस्ट का उन्हें लाइसेंस मिल रखा था, उसके बाद भी उन्होंने पोएट बनना पसंद किया। 72 ये पूरा पढ़ना, बिच रोमांटिक पोएट्स एपिटाफ वीड्स, दिस ग्रेप contains all that was mortal of a young English poet who on his deathbed in the bitterness of his heart at the malicious power of his enemies desired these words to be engraved on his tomb stone. Here lies one whose name was written in water. अक्सर ये लास्ट वाली लाइन ही पूछते हैं, लेकिन ये पूरा इनका एपिटाफ है। ये किसका है, जॉन कीट्स का है। तो वो एपिटाफ वो होता है जो कब्र पे लिखा होता है। ठीक है, जब कोई पर्सन मर जाता है उसकी कब्र पे, जो क्रिश्चियंस में एक कस्टम होता है ये, तो उसमें एपिटाफ लिखा जाता है, तो वही होता है। 73 ओ स्वीट फैंसी लेट हैव लूज समर्स चॉइस हैव स्पॉइल्ड बाय यूज, तो ये किसने कहा था, ये कहा था कीट्स ने। तो ऑथर ऑफ ओड टू नाइटिंगेल इज कौन है, जॉन कीट्स हैं। रॉबिन हुड इज सेलिब्रेटेड इन द पोएम लाइन्स ऑन द मरमेड टैबरन, दिस पोएम इज कंपोज बाई, किसके द्वारा ये कंपोज की गई थी, जॉन कीट्स, लाइन्स ऑन द मरमेड टैबरन। ठीक है। 76 a work of literature is beautiful in so far it offers an accurate representation of its subject matter with fully realized character and vivid description of event. This is one of the interpretation of Keats' beauty is truth is beauty, which perspective is shown here, the mimetic. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और ध्यान रखिए ये जो लाइन यूज हुई है, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है। 77 no go not to lady neither twist bold Spain tight rooted for its poisonous wine, these lines are from, ये जो लाइन ली गई हैं वो हैं ओड ऑन मेलनकॉली से। अगला है ओ गॉडेस सी ऑफ दीज ट्यूनलेस नंबर्स वंग बाई स्वीट एनफोर्समेंट एंड रिमेम्बरेंस, डी ऑफ दीज लाइन्स आर फ्रॉम ओड टू अ साइक। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। हु रोट हाइपरियन आफ्टर ए केयरफुल स्टडी ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, ये भी कीट्स ने लिखा था। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। लॉस्ट इन अ सॉफ्ट अमेज आई गेज, ये कहाँ से लाइन ली गई है, ओड टू फैंसी से, 80 है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
81 देखिए, गिव मी वुमेन बाइन एंड स्टफ अंटिल आई क्राई आउट होल्ड इनफ, दीज लाइन्स अपीयर इन वुमेन बाइन एंड स्टफ। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? वुमेन बाइन एंड स्टफ लिखी गई थी कीट्स के द्वारा। 82 द ईव ऑफ सेंट एग्नेस इज इन स्पेंसिलियन स्टैंजाज, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। द फॉल ऑफ हाइपरियन, ठीक है, ये एक एपिक पोएम थी, तो इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है। 83 द फॉल ऑफ हाइपरियन a dream is an epic poem of Keats. The poet speaks dreams of meeting with one muse figure who allows him to witness through her vivid memories the fall of the Titans. This muse figure is counterpart of Manai Mosaine from Hyperion. This muse figure is, ये muse figure जो है वो कौन है? मोनेटा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 84 है स्यूनबोर कॉल्स परहैप्स नियरेस्ट टू परफेक्शन, किसको कहा है स्यूनबोर ने कि एकदम नियरेस्ट टू परफेक्शन है? ओ टू ऑटम को। ध्यान रखिएगा, ओ टू ऑटम स्यूनबोर ने इसे कहा है। 85 है फोवलोन इज द वेरी वर्ड, जब मैं ये पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था फोवलोन इज द वेरी वर्ड इज लाइक अ बेल टू टोल मी बैक फ्रॉम दी टू माई सेल्फ, मतलब ये इसको वापस एक जो इमेजनरी वर्ड है उससे रियलिटी में खींच लाता है। कौन सा वर्ड? फोवलोन। तो इसमें आपसे क्या पूछा है? इसमें फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है, ठीक है। तो कौन कौन से ऑप्शन है? 16 और तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो सोल जो है वो करेक्ट है, ठीक है। माई सोल सेल्फ, ये यहाँ पे आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में। 86 है हु रेफर्स बकस इन हिज पोएम नाइटिंगेल, कौन रेफर करता है? कीट्स, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला है माउंट लेटमस, किस में आता है? मैंने बताया था एंडमियन में आता है, ठीक है, पहली बुक में आता है कि ये फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है माउंट लेटमस पे, तो ये ऑप्शन नंबर बी कीट्स की एंडमियन से। 88 द मेन कॉज ऑफ कीट्स डेथ वाज क्या था? कंजम्पशन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। वही ट्यूबरक्लोसिस और कंजम्पशन एक ही बात होता है, लंग डिजीज होती है ये। 89 कीट्स डेडिकेटेड वन ऑफ हिज पोएम्स टू थॉमस टेटरटन, तो कौन सी एंडमियन डेडिकेट की थी? Which poem of Keats follows the concept of Burton's The Anatomy of Melancholy? लामिया, फिर से ये क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। 91 है इजाबेला इज अ पोएम टेकन फ्रॉम ए स्टोरी इन बोकासियो डेकामेरॉन, हु वोट इट, किसने लिखी थी? ये इजाबेला कीट्स ने लिखी थी, बोकासियो डेकामेरॉन से ये इंस्पायर्ड है या उस पर बेस्ड है। 92 है कीट्स द ईव ऑफ सेंट एग्नेस सोज मेड लाइन्स लव फॉर पॉरफायरो इट इज विटिन इन स्पेंसरियन स्टैंजाज, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 93 कीट्स टेक्स द कंसेप्ट ऑफ वन ऑफ हिज पोएम्स फ्रॉम मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, आइडेंटिफाई दिस पोएम, कौन सी पोएम मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट से इंस्पायर होकर लिखते हैं? हाइपरियन फ्रैगमेंट, ये कंप्लीट नहीं हो पाई थी, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। 94 La Ballade Aimson's Mercy is a ballad by Keats. There is one French poem of the same title. It is a poem on courtly love by किसे? एलन चैप्टर से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, जब मैं पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको बताया था, ये इस पर बेस्ड है, एलन चैप्टर की एक पोएम थी उस पर बेस्ड है, ला बेलाड एम्सन्स मर्सी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 95 द टाइटल ऑफ ईव ऑफ सेंट एग्नेस कम्स फ्रॉम द डे और इवनिंग बिफोर द फीस्ट ऑफ सेंट एग्नेस। सेंट एग्नेस इज द पैट्रन सेंट ऑफ वर्जिन, शी डाइड अ मार्टायर इन 4th century रोम, द ईव फॉल्स ऑन, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले 20th जनवरी, और जो फीस्ट होती है वो होती है 21 जनवरी को। आगे देखते हैं, जॉन कीट्स डाइड एट द एज ऑफ, तो जॉन कीट्स कितनी एज पर जो थे वो मर गए थे? 25 ईयर, जब 1795 में पैदा हुए थे, 1821 में उनकी डेथ हो गई थी, मतलब 25 साल की उम्र में गुजर गए थे। वैन डिड कीट्स डाई? 1821 में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वैन जॉन कीट्स डाइड ऑफ, किससे? कंजम्पशन से, ये अभी हमने पढ़ा था, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जॉन कीट्स वॉज कौन से? हेलेनिस्टिक पोएट, हेलेनिस्टिक पोएट उसे बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा ग्रीक टर्म्स या उनकी फिलोसफी यूज करता है, तो उसके लिए एक वर्ड होता है हेलेनिस्टिक पोएट, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हु इज नोन फॉर हेलेनिक स्पिरिट इन हिज पोएट्री, कौन? कीट्स। वॉट इज हेलेनिज्म डेट वी फाइंड इन कीट्स पोएट्री, ऑप्शन नंबर ए है कीट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रीक आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं? हेलेनिज्म, ये आपको ध्यान रखना है। हेलेनिज्म क्या होता है? जो भी ग्रीक चीज़ों से इंस्पायर्ड चीज़ें होती हैं वो हेलेनिज्म के अंतर्गत आता है। अगला है, ये क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी बार टीजीटी पीजीटी में, द ओट्स, पीजीटी में पूछा गया है, सॉरी टीजीटी में राइटर नहीं है कीट्स। द ओट्स ऑफ कीट्स आर कैसे हैं? तो वेगुलर हैं, ठीक, कई बार कई बुक्स में बोथ वेगुलर एंड वेगुलर भी दिया गया है, ये क्वेश्चन ही अपने आप में थोड़ा गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है सिर्फ उन्होंने वेगुलर ओट्स ही लिखे हैं, इरेगुलर भी लिखे हैं, तो मेरे ख्याल से तो दोनों होना चाहिए। द ईयर वॉज द कल्मिनेटिंग पॉइंट इन द कीट्स कैरियर, ये ऑप्शन नंबर सी होगा। 1819, मतलब कल्मिनेटिंग मतलब इतना ज़्यादा उसमें लिखा था, ये उनका एकदम चरम पॉइंट था, चरम बिंदु था, ठीक है। इस पे 1890 बहुत ही 1819 जो था बहुत ही प्रोडक्टिव ईयर था उनके कैरियर का, तो ये आपको ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वोट अ फेमस पेस्टोवल एलजी एडोनाइस ऑन द डेथ ऑफ कीट्स, सैली ने बहुत ही स्पेंसरियन स्टैंजाज में ये एलजी लिखी है एक कीट्स के लिए, पेस्टोवल एलजी एडोनाइस, और इतनी बढ़िया एलजी है, इससे मतलब वन ऑफ द बेस्ट एलजी इन इंग्लिश लिटरेचर। सैली एलजी एडोनाइस इज अ थेरेंडी बिटिन टू मोर्न द डेथ ऑफ, किसकी डेथ को मोर्न करने के लिए लिखी गई? जॉन कीट्स की। विच वॉल्यूम ऑफ पोइट्री बाई कीट्स कंटेन द पोएम हाइपरियन, तो ऑप्शन नंबर सी 3rd वॉल्यूम।
Sally was so deeply impressed by one of Keats' poems that he wrote to Keats asking him to visit Pisa where he was staying. तो हाइपरियन से बहुत ज़्यादा इंप्रेस थे, इसीलिए उन्होंने उनको पीसा में अपने साथ रहने के लिए भी बुलाया था। और ध्यान रखिएगा, जब सैली की मृत्यु हुई थी तो उनकी पॉकेट से कीट्स की जो लामिया थी उसकी एक कॉपी मिली थी। 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स डू वी एसोसिएट द पिक्टोरियल क्वालिटी ऑफ पोइट्री। बी है कीट्स। कीट्स को पेंटर ऑफ बर्ड्स भी बोला जाता है। वो बिल्कुल जो का तो जो था वो अपने बर्ड्स में चीज़ों को पेंट कर देते थे, ठीक है। तो कीट्स में पिक्टोरियल क्वालिटी पाई जाती है। व्हाट इज द जॉन कीट्स फर्स्ट वर्क। जॉन कीट्स का जो पहला वर्क था वो कौन सा था। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन, इसमें पहला था ऑन लुकिंग एट चैपमैन सोमर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विच इज़ द लास्ट वर्क ऑफ जॉन कीट्स। कौन सा इनका आखिरी वर्क है। ब्राइट स्टार, इनकी आखिरी सोनेट भी है। कीट्स ड्रॉप द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ वन ऑफ हिज ओड। एक फर्स्ट स्टैंजा था अपने एक किसी ओड का, इन्होंने ड्रॉप कर दिया था, तो उसका नाम है ओड टू मेलनकॉली। टू होम कीट्स एडवाइसेज इन हिज लेटर। ये आ चुका है, ठीक है, ये हम क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं, ये पहले भी आ चुका है, एक बार आप पढ़ लेना। 18 हु वोट इन हिज लेटर टू जॉन हैमिल्टन रेनॉल्ड्स बी हेट पोइट्री डेट हैज अ पैल्पेबल डिजाइन अपॉन अस। ये किसने कहा था। जॉन कीट्स ने कहा था। हु सेज पोइट्री शुड सरप्राइज। ये भी आ चुका है, इसको भी छोड़ देते हैं, ठीक है, पहले हम कर चुके हैं। 20 है, हु सेड अ पोएट इज द मोस्ट अनपोलिटिकल थिंग। ये भी हम कर चुके हैं, कीट्स ने कहा था, एक बार आप देख लेना फिर से देखना चाहो तो। हु सेड शेक्सपियर एंड द पैराडाइज लॉस्ट एवरी डे बिकम ग्रेटर वंडर्स टू मी आई लुक अपॉन फाइन फ्रेजेज लाइक अ लवर। ये किसने कहा था। कीट्स ने कहा था, ठीक है, शेक्सपियर के बारे में। Who says if I should die, I have left no immortal work behind me, nothing to make my friends proud of my memory, but I have left the pencil of beauty in all things, and if I had had time, I would have made myself remembered. ये कहा था कीट्स ने एक लेटर में, किसको। फैनी के लिए एक लेटर लिखा था, फैनी ब्राउन को। अगला है, हु राइट्स इन अ लेटर टू हिज ब्रदर जॉर्ज एंड टॉम कीट्स ऑन 21 दिसंबर 1817। तो इसमें नेगेटिव कैपेबिलिटी मेंशन किया था, तो किसने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए कीट्स। 23 का ए कीट्स, पूरा पढ़ लेना एक बार। 24 दैट टाइम नेगेटिव कैपेबिलिटी इज गिवन बाई, किसके द्वारा दिया गया था। जॉन कीट्स। 25 है, हु वोट इन अ लेटर टू J.H. रेनॉल्ड एडमायर मी आई एम अ वायलेट डोट मी अपॉन आई एम अ प्रिमरोज। ये कीट्स ने कहा था ऐसा। आई कैन नॉट सी व्हाट फ्लावर्स आर एट माई फीट इज अ लाइन फ्रॉम ओड टू अ नाइटिंगेल। पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। फ्लोड अपॉन माई फेयर लव्स राइपनिंग ब्रेस्ट, ये क्वेश्चन आ चुका है ब्राइट स्टार से, अभी मैंने एक्सप्लेन भी किया था। 27 का डी। विच पोएम ऑफ कीट्स हैज द फॉलोइंग लाइन्स हर्ड मेलोडीज आर स्वीट। ये भी आ चुका है, ओड ऑन अ ग्लेशियर नाम से ये लाइन ली गई, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। 29 है, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, दैट इज ऑल यू नीड टू नो ऑन अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नो। तो ये ऑप्शन नंबर ए, ओड ऑन अ ग्लेशियर नाम से ये लाइन ली गई, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इन विच ऑफ हिज ओड्स कीट्स वंडर डू आई वेक और स्लीप, ये आता है ओड टू नाइटिंगेल में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट है। हु सेड माई हार्ट एचेज एंड अ ड्राउजी नमनेस पेन्स, ये भी आता है किसमें, ओड टू नाइटिंगेल से ये लाइन ली गई, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम इट इज एटर्नल लॉ दैट फर्स्ट इन ब्यूटी शुड बी फर्स्ट इन माइट। ये हाइपरियन से ये लाइन ली गई, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 32 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 33 है, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। एंडीमियन से ये लाइन ली गई, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अ लॉन्ग रोमांस इंटाइटल एंडीमियन इज रिटन बाई, किसके द्वारा लिखा गया था, कीट्स के द्वारा। 35 है, एंडीमियन बाई कीट्स इज द स्टोरी ऑफ अ यंग शेपर्ड लव्ड बाई द मून गॉडेस। कीट्स टुक द स्टोरी फ्रॉम, कहाँ से ली गई थी, ग्रीक मैथोलॉजी से, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। विच वर्क आर डिस्क्राइब्ड बाई कीट्स एज अ फीवरिश अटेम्प्ट rather than a deed accomplished, किसका, एंडीमियन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 37 है, कीट्स वर्क्स वर क्रिटिसाइज्ड इन द मैगजीन, किसमें, ब्लैकवुड मैगजीन एंड द क्वार्टरली रिव्यू, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 38 है, हु सेड कीट्स हैड अ फ्लिंट एंड आयरन इन हिम, मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 39 है, हु सेड अबाउट कीट्स ही इज विद शेक्सपियर, किसने कहा था, मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा था, सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फिर से कीट्स वॉज अ ग्रीक, ऐसा सैली ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन काफी रिपीट हो रहे हैं। हु कॉल्स कीट्स वन ऑफ द इनहेबिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड विनोन, ये भी सैली ने कहा था, आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हु सेड कीट्स एज अ पोएट इज अबंडेंटली एंड इनचेंटिंगली सेंसुअस, ये कहा था मैथ्यू अर्नोल्ड, ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कीट्स पोएम ला वेलर डेमसेंस मर्सी, क्या है, एक बैलेट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसके बाद है, whom did Keats write I think I shall be among the English poets after my death, किसके लिए लिखा था, his brother जॉर्ज के लिए एक लेटर में लिखा था। F. Scott Fitzgerald was a great admirer of the poetry of John Keats, so much that he named one of his novels Tender is the Night with a line from one of the poems of a Keats. Which poem was it? Ode to Nightingale में एक लाइन आई थी, टेंडर इज अ नाइट, और इससे इतने ज़्यादा इंस्पायर्ड थे फिट्जगेराल्ड कि उन्होंने अपने नोवेल का नाम ही ये रख दिया। विच सोनेट फॉर्म कीट्स अडॉप्टेड, कौन सी सोनेट फॉर्म उन्होंने अडॉप्ट की थी, अभी मैंने बता लिया, इटालियन फॉर्म, लेकिन ऐसा नहीं है उन्होंने शेक्सपियरियन सोनेट लिखी नहीं है, लिखी है, ठीक है। 47 जो है, कीट्स डाइड इन रोम इन द आर्म्स ऑफ हिज फ्रेंड, देखो इसमें आ गया ना, कीट्स वो अपने फ्रेंड की आर्म्स में डेथ हुई थी उनकी, जोसेफ सेवरन, और अभी हमने वो पीछे जो क्वेश्चन पढ़ा था वो गलत था, ठीक है, सेवरन नहीं मरे थे, एक्चुअली कीट्स मरे थे अपने फ्रेंड की आर्म्स में। विच वन ऑफ द कीट्स
ओड ऑफ कीट्स इज इनकम्प्लीट, कौन सा ओड जो इनकम्प्लीट है, ओड टू माया, ठीक है, ध्यान रखना ये। ऑन हुज टॉम स्टोन आर दीज वर्ड्स इनग्रेव्ड, एपिटाफ है, हियर लाइज वन हुज नेम वाज रिटन वाटर, किसका एपिटाफ है, ये कीट्स का। द अरब टाइटल ऑफ कीट्स इज पॉट ऑफ बेसिल, पॉट ऑफ बेसिल, ऑप्शन नंबर ए, इसमें पोस्ट लिखा है, पोस्ट नहीं होगा, पॉट होगा, करेक्ट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 51 है, द स्टोरी ऑफ इजाबेला इज टेकन फ्रॉम, कहाँ से ली गई है, बकेसियोस डेकामरॉन से, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कीट्स की जो लामिया है 52 वो बेस्ड है किस पे, द बर्टन्स एनाटॉमी ऑफ मेलनकॉली, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 53 है, विच ऑफ देव इज नॉट अ वर्क बाई जॉन कीट्स, इसमें से कौन सा जॉन कीट्स का वर्क नहीं है, तो टू नाइट नहीं है, बाकी सारे ही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 54 है, विच ऑफ हिज वर्क कीट्स रेफर टू एज ए ट्रायल ऑफ माई पावर ऑफ इमेजिनेशन, ये एंडीमियन के बारे में कहा था, उन्होंने कहा था ये ट्रायल है मेरी पावर ऑफ इमेजिनेशन का, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जॉन विल्सन क्रॉकर वोट अ हार्श रिव्यू इन द अप्रैल 1818 एडिशन ऑफ द क्वार्टरली रिव्यू, तो ये किड्स के एंडीमियन के लिए क्रिटिसाइज किया था जॉन विल्सन क्रॉकर ने। ऐसे ही जॉन गिब्सन लॉकहार्ट ने एक कॉकनी स्कूल नाम का एक टर्म कॉइन किया था, ये पूरा पढ़ना है, ठीक है, ये किसके लिए किया था, एंडीमियन के लिए, ऑप्शन नंबर डी, पूरा पढ़ना है, कुछ लाइन्स भी गई थी, आप पढ़ना, ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। Which magazine coined the defamatory term the Cockney School for Hunt and his circle, which included both Hazlitt and Keats, तो लॉकहार्ट की जो ब्लैकवुड मैगजीन थी उन्होंने क्वाइन किया था। 58 टू सम ऑफ हिज कंटेम्परेरीज ही अपीयर्ड एज अ मेंबर ऑफ द कॉकनी स्कूल ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ये किसके लिए, कीट्स के लिए कहा गया। द क्रिटिक्स ओपाइंड one of Keats' works as sense of Patis discussed and a Don Juan style of mingling of sentiment and sneering, concluding it was a poem unfit for ladies. The work was the Saint Agnes. Option number A is correct. 60 है, who was Endymion? Endymion कौन था? The brain-sick shepherd prince of Mount Latmus. Option number A is correct. Keats' Endymion is dedicated to Thomas Chatterton. Option number D is correct. While reading Endymion, whose influence can we see on Keats? Option number A, Spenser का जो है influence देखने को मिलता है। Shelley dismissed Keats' poetry by saying, in spite of his transcendental genius, Keats never was nor ever will be a popular poet. Shelley disliked Keats' poetry because उनकी पोइट्री जो थी वो अनमेट्रिकल थी, या फिर और क्या क्या ऑप्शन है, हिज पोइट्री वाज डिवाइड ऑफ रिवोल्यूशनरी स्पिरिट, हिज पोइट्री हैड हेलेनिक क्वालिटी, या फिर नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है कि उसमें रिवोल्यूशनरी स्पिरिट की कमी थी, तो दोनों ही एक दूसरे की पोइट्री को डिसअप्रूव करते थे, कौन, शैली और कीट्स, ठीक है, इनमें इतनी ज़्यादा आपस में वैसी बॉन्डिंग नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी दोनों ने बाद में शैली ने कीट्स को उनकी डेथ के बाद बहुत ज़्यादा एडमायर किया है। 54 जो है, जेम्स एनवी ले हंट हु रोट अ पोएम अबाउट बैन एडम वाज द फर्स्ट टू इन्फ्लुएंस क्रिटिक्स टू रिकॉग्नाइज स्टोरी वर्क्स ऑफ, तो ऑप्शन नंबर बी है वो है कीट्स। इन विच पोएम कीट्स यूज द स्टार इमेजरी, तो ऑप्शन नंबर ए ब्राइट स्टार, उन्होंने एक ब्राइट स्टार को देखते हैं उसकी तरफ फर्म एंड स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं। इन ओ टू साइक, साइक इज लव्ड बाई, तो किसके द्वारा साइक जो है वो किसकी भी लव थी, एरोस की, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाई जॉन कीट्स, तो इनमें से कौन सा जॉन कीट्स के द्वारा नहीं लिखा गया था, तो एडोनाइस जो है वो नहीं लिखा गया था, वो पीबी शैली ने लिखी थी, और ये एक एलडी थी ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स, ओके। तो इसके बारे में आप पढ़ लेना, ये जो बॉक्स है लेफ्ट हैंड साइड में एडोनिस के बारे में, वैसे जब हम पीबी शैली को पढ़ेंगे तब भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा, ये 495 में लिखी गई एक बहुत ही खूबसूरत एलजी है, और ये स्पेंसरियन स्टेंजाज में लिखी गई है। 19 देखिए, जॉन कीट्स ओड टू ऑटम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कौन सा जो ये ओड है ये किसका एग्जाम्पल है, ये है होरासियन ओड का। होरासियन ओड क्या होता है, ये आप लेफ्ट हैंड साइड में जो बॉक्स है उसको आप देख सकते हैं, और आप एक बार इसको डिटेल में पढ़िएगा। 29 है, देयर आर सम स्टेटमेंट्स इन रेफरेंस विद जॉन कीट्स एंड हिज लाइफ, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो, तो कुछ स्टेटमेंट दिए गए जॉन कीट्स के रिगार्डिंग। जॉन कीट्स इज रोमांटिक इन वैलिस ऑफ सेंसेशन, हिज फीलिंग्स इज मिडिल एजेज एंड हेलेनिज्म, तो पहला तो मुझे करेक्ट लग रहा है। ही हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री, ये भी करेक्ट है। इन हिज पावरफुल लिरिक लव एलेडेम्स एंड मर्सी ही डेवलप्स अ ट्राइबल थीम, तो थर्ड मुझे रॉन्ग लग रहा है, तो पहला और दूसरा जो है वो सही है। और हाँ, एक और है, ओड टू ऑटम इज नॉट रिटन बाई कीट्स, तो ये भी गलत है, ओड टू ऑटम जो है वो कीट्स के द्वारा ही लिखा गया था, तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो एकदम सही है। अगला है 61, द मोस्ट नोटेबल करेक्टरिस्टिक ऑफ कीट्स पोइट्री, तो कीट्स पोइट्री की जो सबसे ज़्यादा नोटेबल करेक्टरिस्टिक थी वो थी सेंसुअलिटी, तो ये आंसर नंबर सी है, इसको आप मार्क कर लेना, और ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद 62 है, हु सेड कीट वॉज अ ग्रीक, तो ये ऐसा सैली ने कहा था, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 65 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स डज नॉट बिलोंग टू द लेक स्कूल, तो कॉलवेज, सऊदी और वर्ड्सवर्थ, जब हम वर्ड्सवर्थ को पढ़ रहे थे मैंने बताया था ये लेक पोइट्स के नाम से जाने जाते हैं, और कीट्स जो है वो इनमें से नहीं है। अगला है, व्हाट कॉज जॉन कीट्स डेथ, तो ट्यूबरक्लोसिस, ये सबको पता है, ऑप्शन नंबर बी सही है, बायोग्राफी में हमने पढ़ा था इनकी। 69 है, विच ऑफ फॉलोइंग बुक वॉज ट्रांसलेटेड बाई जॉन कीट्स, तो
ये जो ऑप्शन नंबर ए है, ए नीड, ये ट्रांसलेट की गई, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। 70 फॉर विच प्रोफेशन जॉन कीट्स हैड लाइसेंस बट नेवर प्रैक्टिस्ड इट। तो इनके पास फार्मेसी का लाइसेंस था, फार्मासिस्ट थे ये, लेकिन इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये एक पोएट बनेंगे। विच इज जॉन कीट्स फर्स्ट पोएम। तो इनकी पहली पोएम जो थी वो थी ऑन लुकिंग एट चैपमैन्स होमर, ऑप्शन नंबर बी सही है। और इसके बाद है एंडीमियन बाई कीट्स इज द स्टोरी ऑफ अ यंग शेपर्ड लव्ड बाई द मून गॉडेस कीट्स टुक द स्टोरी फ्रॉम। तो कहाँ से इन्होंने ग्रीक मैथोलॉजी से ये स्टोरी उठाई थी, और मून गॉडेस उसका नाम क्या था, सिंथिया। 114 है सेलिज एडोनाइस इज थेवेंडी बिवेलिंग द डेथ ऑफ, किसकी, जॉन कीट्स की डेथ पे लिखी थी। टू सम ऑफ हिज कंटेम्परीज ही अपीयर्ड एज अ मेंबर ऑफ द कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री, कौन, कीट्स, ऑप्शन नंबर बी सही है 115 का। अ लॉन्ग रोमांस एंटाइटल्ड एंडीमियन इज रिटन बाई, किसके द्वारा लिखा गया था, कीट्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स इज नोटेड फॉर वॉट कीट्स कॉल्ड निगेटिव कैपेबिलिटी। मैंने आपको बताया था निगेटिव कैपेबिलिटी जो इन्होंने बताया था कि शेक्सपियर में अबंडेंस में है, ठीक है, तो ये जो क्वालिटी है शेक्सपियर में अबंडेंस में है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। 137 है विद विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट डू वी एसोसिएट द पिक्टोरियल क्वालिटी ऑफ पोइट्री। ये हम पढ़ चुके हैं, कीट्स के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये पेंटर ऑफ वर्ड्स थे, इनको इनमें वर्ड की पेंटिंग की कला थी, ये वर्ड्स को ज्यो का त्यों जैसी चीज़ होती है उसको वर्ड्स में वैसा ही बिल्कुल डिस्क्राइब कर देते थे। जॉन कीट्स डाइड ऑफ कंजम्पशन या फिर ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन नंबर बी सही है। 172 है इन विच फॉर्म ऑफ कीट्स डज द फॉलोइंग लाइन अकर अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर। ये एंडीमियन से ये लाइन ली गई है। 177 है हु सेड माई हार्ट टेक्स एंड ड्राउजी नमनेस पेन्स, ये ओटू नाइटिंगेल की लाइन है और कीट्स ने लिखी थी। 190 हु रोड द पोम एंडीमियन, जॉन कीट्स ने लिखा था। 202 डू आई वेक और स्लीप, मेक नहीं होगा यहाँ पे वेक होगा, ये ओटू नाइटिंगेल की लाइन है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। 204 विच वॉल्यूम ऑफ पोएट्री बाई कीट्स कंटेंट पोएम हाइपरियन, तो इसका ऑप्शन होगा थर्ड वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर सी सही है। 212 कीट्स ड्रॉप द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ वन ऑफ हिज ओड्स इट वाज फ्रॉम। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है, इस ओड का इन्होंने पहला स्टेंजा जो था वो ड्रॉप कर दिया था, वो ओड था ओड टू मेलनकॉली। ओके, बहुत सारे ओड इन्होंने लिखे हैं तो कंफ्यूज मत हो जाना, ओड टू मेलनकॉली ध्यान रखना, ठीक है, ऐसे ध्यान रख लो, बहुत दुखी थे, ओड टू मेलनकॉली, और इन्होंने पहला स्टेंजा ड्रॉप कर दिया। 212 230 द ईयर वॉज द कल्मिनेटिंग पॉइंट इन कीट्स कैरियर, कौन सा मैंने बताया था, 1819, ये इनकी कैरियर का सबसे प्रोडक्टिव ईयर था। 233 जॉन कीट्स वॉज आ हेलेनिस्टिक पोएट, मतलब जिसके अंदर ग्रीक, बहुत ज़्यादा ग्रीक से जो इंस्पायर्ड हो, ग्रीक कल्चर से, तो उसको बोलते हैं हेलेनिस्टिक पोएट। तो हमने जॉन कीट्स के बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए और आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा इन क्वेश्चंस को करने में। तो प्लीज़ अगर आप और भी राइटर्स के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मेरे इस चैनल पे देखना चाहते हैं और उनको पढ़ना चाहते हैं, उनकी बायोग्राफी, इंपॉर्टेंट वर्क, और साथ ही दोस्तों हम इस चैनल पे ग्रामर की भी सीरीज़ लेके आने वाले हैं टीजीटी पीजीटी के लिए। स्पेशली मैं इस एग्ज़ाम को फोकस करके ही इस पे ओरिएंटेड जो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है और उनका जो कंसेप्ट है उसको मैं इस चैनल पे पढ़ाने वाला हूँ और उसकी सीरीज़ लेके आने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और भूलना मत मैंने एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है जिसमें मैं कंटेंट अवेलेबल कराता हूँ, जैसे ये पीडीएफ अभी मैंने पढ़ाई है तो उस पर मैं डाल दूंगा, तो आप उस टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।